हाँ, अपन ने अब सीख लिया कि वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, लेकिन आखिरी सब टॉपिक बचा हुआ है कि वाष्पीकरण के कारण से शीतलता कैसे होती है, शीतलता कैसे, सॉरी शीतलता नहीं, शीतलता कैसे होती है। तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। एक घड़े का उदाहरण लेके मैं आपको सामने से समझाता हूँ कि वो कैसी किस बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ एक मटके के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं पहले समझा चुका हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि आपको सही सही से समझा पाया हूँ मैं, इसलिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ। पूरा के पूरा खेल काय का है, ऊर्जा का है एनर्जी का है ना। सारी चीजें जो है आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी जो है वो किसी ना किसी एनर्जी पे वर्क कर रही हैं। अगर ये की मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है या कीबोर्ड रखा हुआ है तो उसमें भी एनर्जी है। पंखा चल रहा है तो वो एनर्जी के कारण चल रहा है और एनर्जी ही दे रहा है। एनर्जी का एक रूल है जो कि आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे आप। वो क्या है? वो है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे आप पंखे का उदाहरण ले लो, तो पंखे में हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। सारा खेल ऊर्जा का है। मतलब क्या? यदि कोई घड़ा रखा हुआ है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो घड़े में तो अपनी ऊर्जा है ही। घड़ा अगर खाली रखा हुआ है तो उसमें तो ऊर्जा है ही। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है पानी में भी ऊर्जा है। सभी में अपना केवल और केवल काय का खेल है? ऊर्जा का खेल है। कोई चीज रखी हुई है तो उसमें भी ऊर्जा है। मोबाइल में देख लीजिए आप, विद्युत ऊर्जा पे काम कर रहा है वो, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा है। अगर आपका कूलर चल रहा है तो वो यांत्रिक ऊर्जा आपको दे रहा है। टीवी चल रही है तो वो विद्युत ऊर्जा हो रही है। विद्युत ऊर्जा का मैक्सिमम यूज होता है। साइकिल आप चला रहे हो तो वहां पर आप यांत्रिक ऊर्जा कर रहे हो। आप अगर चल रहे हो तो वो पेशीय ऊर्जा पे चल रहे हो, आपके अंदर पेशीय ऊर्जा है। पेशीय ऊर्जा के कारण ही आप जो है वो गति कर पा रहे हो, मैं ऐसे हाथ पांव मटका पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में जो है वो रासायनिक ऊर्जा भी होती है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी उस खाने में से ऊर्जा निकालती है, एनर्जी निकालती है कैलोरीज के माध्यम से। और कैलोरीज जो है वो हमको, हमारी बॉडी को जो है वो काम करने के लिए, वर्क करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करती है। तो सारा खेल ऊर्जा का है। वही ऊर्जा की बात यहाँ पर मटके के केस में भी होती है। मटका है, मटके की ऊर्जा की बात नहीं हो रही, मटके के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसकी ऊर्जा की बात हो रही है। तो उसमें ऊर्जा है। मान लीजिए कुछ मात्रा में ऊर्जा, मान लो इतनी मान लो इतनी ऊर्जा है। अंदाजे से मानना, हमको अभी ऊर्जा की यूनिट नहीं मालूम है, ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा नहीं है कि ऊर्जा कैसे नापते हैं, नापने वगैरह की कुछ नहीं मालूम। हमने केवल अंदाजे से लगा लिया कि भैया इतनी ऊर्जा जो है वो पानी में है। ठीक, अब इतनी ऊर्जा है, उसके अंदर भरी हुई है। अब मटके की संरचना ऐसी होती है कि वो मिट्टी से बना हुआ होता है, और मिट्टी में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो पानी क्या, जब मटके में भरा हुआ रहता है तो पानी उन गड्ढों के माध्यम से बिल्कुल धीरे धीरे रिसता है। रिसता मतलब कि हल्का हल्का बहकर जो है उसकी सतह पर आ जाता है, मटके की सतह पर। अब देखना, जो मटके के अंदर पानी भरा हुआ है वो तो वातावरण के संपर्क में है ही नहीं, उसको तो ऊष्मा से कोई लेना देना नहीं है, ना उसका वाष्पीकरण ज्यादा हो पाएगा, होगा तो लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि हम ऊपर से ढक भी देते हैं उसको। ढक देते हैं तो फिर तो वाष्पीकरण के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप कप को अगर ढक दोगे ऊपर से तो वाष्पीकरण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो मटके के किस्म वही, हमने ऊपर से उसको ढक दिया, ढकने के कारण से क्या हुआ? उसका वाष्पीकरण रुक गया। लेकिन उसका पानी जो रिस कर मटके की सतह पर आ गया ना, आप देखोगे मटका गीला होता है बाहर से, उसकी सतह पर जो पानी आ गया उसका जरूर वाष्पीकरण हो सकता है, क्योंकि अब वो वातावरण के संपर्क में हो। वातावरण में नॉर्मली मटके कब रखे जाते हैं? गर्मी में, जब तापमान बहुत हाई होता है। तो जो पानी है उसकी सतह पर आ जाएगा, किसकी सतह पर? मटके की सतह पर, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। पानी के पास इतनी ऊर्जा थी, है ना। अब वो अंदर वाले पानी के पास, अब ये जो अंदर का पानी बाहर आ गया इसके पास भी इतनी ऊर्जा है। लेकिन मान लो ये अंदर के पानी की ऊर्जा है और ये बाहर के पानी की ऊर्जा है, मेरे ये वाले हाथ पे बाहर के पानी की ऊर्जा है, क्योंकि पानी तो सेम है ना, सेम है तो ऊर्जा भी सेम होगी। लेकिन अब बाहर जो पानी है, अंदर जो पानी था उसके वाष्पीकरण हुआ नहीं, उसकी ऊर्जा उतनी की उतनी है। लेकिन जो बाहर पानी आ गया ना, उसकी ऊर्जा जो है वो वाष्पीकरण के कारण से कम हो जाएगी। वो ऊर्जा क्या होगा? उसका वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ तो उसकी ऊर्जा में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। अब इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा में जो कमी आई, ये पानी लगातार अंदर से बाहर आ रहा होता है, इस पानी के संपर्क में रहता है, तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है इसको बुरा लगेगा, अंदर वाले पानी को। तो ये क्या कर देगा? ये अपनी ऊर्जा जो है वो इसको दे देगा, जिसके कारण से इसकी ऊर्जा बढ़ जाए। अंदर वाला पानी जो है वो बाहर वाले पानी को ऊर्जा दे देगा, जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाए। अब ये ऐसा लगातार चलता रहेगा। वो पानी बाहर आया, उसकी इस पानी के पास अगर ऊर्जा आ गई तो इसका फिर से वाष्पीकरण होगा, इसकी ऊर्जा और कम हो गई। फिर उसके बाद अंदर वाले पानी ने और दे दी ऊर्जा, तो लगातार अंदर वाला पानी जो है वो ऊर्जा देते जाता है, और बाहर वाला पानी जो है उस ऊर्जा को ग्रहण करते जाता है, और उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। जैसा एक बिगड़े हुए बच्चे के साथ नहीं होता,
माँ बाप उसको पैसे देते जाते हैं और वो जो है वो उल्टा सीधा खर्च करते जाता है, ऊटपटांग चीजों पे खर्च करते जाता है और माँ बाप का जो है वो पैसा जो है वो धीरे धीरे खत्म करता जाता है। वैसे ही जो है वो मटके के केस में भी होता है। मटके के केस में क्या होता है, अंदर का पानी जो है वो बाहर, एक तो अंदर का पानी ही बाहर आ रहा है तो सेम पानी है, वो बाहर का पानी जो उसका वाष्पीकरण होते जाता है, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, तो अंदर वाला पानी जो है वो उसको ऊर्जा देते जाता है। फलस्वरूप क्या हो जाता है, अंदर का जो पानी है उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा, ऊर्जा मतलब ऊष्मा, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ऊष्मा है वही ऊर्जा है। मतलब पानी अगर ज्यादा गर्म होगा तो उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, पानी अगर ठंडा होगा तो उसमें ऊर्जा कम होगी। तो आप खुद सोच लो मटके के केस में क्या हो रहा है, मटके के केस में यही तो हो रहा है, जब अंदर के पानी ने अपनी ऊष्मा या ऊर्जा बाहर के पानी को दे दी और बाहर के पानी ने उसको खर्च कर दिया, वाष्पीकरण हो गया उसका, तो अंदर के पानी की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, या बोलेंगे हम ऊष्मा कम हो गई। ऊष्मा कम हो गई मतलब गर्मी कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा क्लियरली कि मटके में पानी ठंडा कैसे होता है। पूरा की पूरा ऊर्जा का खेल है। अब सेम केस ले लो कूलर के केस में। कूलर का शेप कैसे होता है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊंगा कि स्क्रीन पर क्या मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ। 2 मिनट। कूलर का केस ले रहे हैं हम। कूलर की संरचना आप सभी जानते होंगे कि कूलर कैसा दिखाई देता है, कूलर कैसा दिखाई देता है वो सभी जानते होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन पर आ जाता हूँ और आपको कूलर के बारे में चर्चा करता हूँ कि कूलर कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये कूलर है, ये कूलर का साइड वाला हिस्सा है ना। सभी जानते हो कि कूलर कैसा दिखाई देता है, वो कुछ यहाँ से ऐसा होता है। मैं उसको 3D शेप में बना देता हूँ। अब देखो इस पे बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट शेप नहीं बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। यहाँ पर इसकी पंखड़ी होती है, बहुत गंदी पंखड़ी बनाई है लेकिन चलेगा, अपना काम क्या है। यहाँ पर स्विचेस होते हैं इसके, यहाँ पर ये वाला जो है वो पानी का टैंक होता है, ये वाला हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा पूरा पानी से भरा रहता है। मैं उसको कलरफुल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपन अंदर से देख रहे हैं ना कूलर को, तो अंदर से कैसा, यहाँ पर इसके साइड में जो है वो खस होती है। खस समझते हो, टटिया जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वो घास की बनी हुई रहती है। वो ऐसी घास में जो है वो साइड में तीनों तरफ होती है उसके, पीछे साइड भी होती है और दाएं बाएं भी होती है, इधर भी होती है, इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है। अब होता क्या है कूलर में, जब इसके अंदर जो पानी भरा रहता है वो मोटर के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, यहाँ पर भेजा जाता है, और यहाँ से जो है वो पानी के यहाँ पर गड्ढों के माध्यम से ये जो तटीय होती हैं यहाँ पर जो है वो पानी रिसता हुआ यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर कैसे वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऐसे वाष्पीकरण हो रहा है कि देखो नीचे पानी भरा हुआ था, उसका वाष्पीकरण होना संभव नहीं है क्योंकि वो वातावरण के संपर्क में है नहीं, वो तो अंदर टैंक में भरा हुआ है। वो पानी ऊपर आया, ऊपर से क्या होगा, इन खस पर आ गया। ये खस क्या कर देगी, उसको क्षेत्रफल प्रोवाइड कर देगी, ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर पानी का वाष्पीकरण केवल इतने एरिया में होगा, इतना एरिया होगा, तो वो इतना एरिया बहुत कम होगा। और यदि इस एरिया का मैं कंपेयर करूं, इतना इतना ही बड़ा ये वाला है और इसके पीछे है और इसके पीछे है, मतलब कि अगर मैं खुला रख दूंगा पानी तो केवल इतने एरिया का वाष्पीकरण होगा, और अगर मैं टटियों के माध्यम से कर रहा हूँ तो इसका 3 गुना ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है। मतलब यहाँ से भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, साइड से भी हो रहा है। मतलब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। टटियों का यूज क्यों कर रहे हैं, कूलर की संरचना एक बार समझने की कोशिश करो। अगर चारों तरफ से कूलर पैक कर दिया हमने, टटिए लगाई नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया, तो क्षेत्रफल जो रहेगा केवल जो ऊपर पानी आ रहा है ना, बस वही वातावरण के संपर्क में रहेगा, उतने ही पानी का वाष्पीकरण होगा। हमने क्या करा, कूलर की साइडों को काट दिया, 3 साइड से काट दिया, जिस साइड पंखा लगा हुआ है बस वो लगे रहने दिया, 3 साइड से काट कर क्या लगा दी, खस लगा दी। खस क्यों लगा दी, जब हम पानी ऊपर से पानी उन खस पर आता है धीरे धीरे, तो वो खस जो है वो धीरे धीरे गीली होती है, धीरे धीरे गीली होती है, पानी के प्रेशर को कम कर देती है। चाहते तो वो सिंपल सा केवल खस नहीं लगाते, पानी क्या होता, ऊपर से जो है वो झरने की बात नीचे गिरता रहता लगातार, उसका वाष्पीकरण तब भी नहीं हो पाता। खस उसको सतही क्षेत्रफल प्रोवाइड कर देती है, क्षेत्रफल उसका जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से पानी जो है वो ज्यादा देर तक वहां पर ठहरता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही फिनोमिना जो मटके के केस में होता है, अंदर का पानी जो है उसके पास ऊर्जा इतनी ज्यादा है, फिर उसके बाद जो खस पर पानी आया वो इसी पानी, यही पानी आया हुआ है, उसके पास भी ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन खस वायुमंडल के संपर्क में है, तो खस पर आए हुए पानी का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा,
उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। इसकी ऊर्जा में कमी आएगी तो ये देख नहीं पाएगा, इसको बुरा लगेगा। ये अपनी ऊर्जा जो है वो इसको दे देगा। इसकी ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन इसका वाष्पीकरण फिर से हो जाएगा, इसकी ऊर्जा फिर से कम हो जाएगी। ये ऊर्जा लगातार देता रहेगा, इसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, इसका वाष्पीकरण होता रहेगा। लेकिन जो अंदर का पानी रहेगा उसकी ऊर्जा ऊष्मा कितनी हो गई? कम हो गई। ऊर्जा जो है वो कम हो गई, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? वो पानी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे यदि कूलर के जो अंदर टैंक का पानी होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और कई लोग जो है उसका इस्तेमाल, जो कूलर के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल जो है वो गर्म चीज को ठंडा रखने के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए दूध को अगर ठंडा करते हैं तो उसमें रख देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी वहां का ठंडा हो जाता है नॉर्मल पानी से। अगर वही पानी आप बाहर किसी टैंक में रख दोगे तो वो पानी गर्म होगा, जबकि वही पानी अगर आप कूलर में रख दोगे तो उसकी संरचना के कारण से वो पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज आपको बात समझ में आ रही होगी कि कूलर जो है वो, अच्छा उसके बाद हुआ क्या? पानी तो ठंडा हो गया, तो ठंडे पानी से ठंडी हवा का क्या लेना देना? वो ठंडी हवा का लेना देना है कूलर के एरिया से। कूलर की जो टटिए हैं वो तो 3 साइड से हैं और चौथी साइड से, लेकिन उसके अंदर जो बीच का एरिया है ना, वो उसमें बनी रहती भरी रहती है हवा। क्योंकि हवा को जो है वो स्पेस की जरूरत होती है, वो कहीं पर भी सेटल हो जाती है, वो दिखती जरूर नहीं है लेकिन उसको जहां जगह दिखती है वहां पर हवा होती है। तो पानी जब ठंडा होगा, पानी जब ठंडा होगा तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? ठंडी होगी। और वही ठंडी हवा जो है वो पंखे के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, या कूलर जो है वो ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे यदि आपने कूलर जो है वो किसी कमरे में रख दिया और आजू बाजू खिड़की बंद कर दी, तो आप देखेंगे आपको उमस जैसी होगी। उमस जैसी होगी मतलब कि नमी जैसी हो जाएगी, आपको पसीना फिर भी आ रहा होगा। कूलर चल रहा होगा लेकिन पसीना फिर भी आ रहा होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कूलर जो ठंडी हवा फेंक रहा है उसमें नमी है। नमी समझते हैं ना? पानी की उपस्थिति। किस पानी की? वही जो नीचे ठंडा हो गया था, कूलर में जो ठंडा हो गया था, वही पानी जो है नमी के साथ जो आपके कमरे में आ रहा होता है, जिसके कारण से आपको जो है वो चिपचिपा लग सकता है, हाथ चिपचिपे हो सकते हैं, या बोल सकते हो आप पसीना आ रहा होता है। उसको बोलते हैं उमस होना। उमस होना, है ना? वो कैसे दूर की जा सकती है? आपको कूलर कहाँ रखना चाहिए? कूलर आपको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर लगातार उसको हवा से संपर्क में रहे, वातावरण से संपर्क में रहे। इसलिए आप देखोगे नॉर्मली घरों में जो कूलर लगाए जाते हैं वो कमरे के बाहर लगा दिए जाते हैं, खिड़की पर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण से बाहरी संपर्क में रहे, वो ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकरण हो और बहुत ज्यादा ठंडी हवा वो अंदर फेंकेंगे यदि आप कूलर बाहर लगाते हैं तो। हालांकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर कूलर लगा हुआ है तो गेट वगैरह खोले रखें ताकि उसको हवा मिलती रहे। गेट के पास रखें कूलर, या खिड़की के पास रखें जहां से उसको हवा मिले और वो ठंडा प्रोवाइड कर सके। सेम रीजन मटके के केस में भी है। आप जाएंगे कई जगह पर, अगर घरों में जाएंगे तो मटके का पानी अच्छा खासा ठंडा होता है। मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है। जब मटके का पानी किसी किसी के यहाँ का बहुत ठंडा होता है, किसी किसी के यहाँ का जो है वो बहुत नॉर्मल रहता है, ज्यादा ठंडा नहीं करता है मटका, तो बोलते हैं मटका ठंडा नहीं कर रहा। उसके कई रीजन है। पहला जो मेन रीजन है वो मटके की बनावट है। मटका अगर सही ढंग से झिर रहा है, झिरना समझते हो, अंदर का पानी बाहर आ रहा है, तो ज्यादा भी नहीं झिरना चाहिए, कम भी नहीं झिरना चाहिए, दोनों ही बातें। ज्यादा झिरेगा तो झिर झिर के जो है वो पानी नीचे जमा हो जाएगा। अगर कम झिरेगा तो सतह पर पानी कम आ पाएगा और उसका वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो मटके का पानी कैसा रहेगा? कम ठंडा रहेगा। इसके साथ साथ और दूसरा रीजन भी है। ये तो बनावट पे हो गई कि बनावट उसकी सही होना चाहिए, उसका झिरना सही होना चाहिए, तब जाके मटका पानी ठंडा सही करेगा। दूसरा रीजन है उसके रखने का स्थान। अगर आप सही दो रीजन पे काम करता है वो, पहला बनावट होगा, दूसरा स्थान के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपने उस मटके का स्थान सही जगह पर रखा हुआ है, मतलब ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर ऑलरेडी नमी है, गीलापन है। जैसे मान लीजिए किसी ऐसे कोने पर रखा हुआ है जहां पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी का काम होता है या पीने का पानी रखा हुआ रहता है ना? वहां पर क्या होगा? नमी पहले से रहेगी, आसपास देखोगे आप पानी पड़ा रहता है, दीवार गिरी रहती है, ठंडक रहती है, ऑलरेडी हवा नहीं लग रही होती, उसको हवा नहीं लग रही होती, एक रीजन ये भी है, लाइट नहीं आ रही होती है। तो उस केस में क्या होता है? मटके का पानी कम ठंडा हो। क्यों? क्योंकि नमी के केस में वाष्पीकरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वहां पर अगर नमी है तो मटका जो है वो उसका वाष्पीकरण कम होगा और जो है वो पानी ठंडा नहीं करेगा। एग्जैक्टली इसके अपोजिट हम उसको अगर ऐसे खुले स्थान पर रख देते हैं जहां पर हवा लग रही है, उसको बाकायदा स्पेस है और वहां की आजू बाजू की वायु जो है वो नमी नहीं है उसमें, वो शुष्क वायु है, सूखी वायु है, तो वो मटका जो है वो पानी ज्यादा ठंडा करेगा। तो ये रीजन है। अच्छा, आपने कई बार ये भी देखा होगा, आपने कई जब प्याऊ रहते हैं, जो बाहर आप कभी जाते हो तो प्याऊ पे जो मटके रखे रहते हैं उस पर लाल कपड़ा डाल देते हैं, या कुल्फी वाले जो है वो लाल कपड़ा डाल देते हैं। वो क्यों डाल देते हैं? वो वाष्पीकरण को बढ़ाने के लिए डाल देते हैं। जब हम उस पर कोई कपड़ा डाल देते हैं तो मटके का जो है वो वाष्पीकरण जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले सतह के कारण से उसका वो हो रहा था वाष्पीकरण, अब जो आपने एक मोटा सा कपड़ा डाल दिया है, गर्मी ज्यादा होने के कारण से
वो कपड़ा अगर आप डाल देते हो उस पर पानी छिड़क देते हो तो फिर से वही बात, उस पानी का वाष्पीकरण होगा, वो भाप बन के उड़ेगा और अंदर के पानी से क्या लेगा, ऊष्मा लेगा, जिसके कारण से अंदर का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और वो एक रेफ्रिजरेटर या फिर देसी रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा या देसी फ्रिज की तरह काम करेगा और अंदर का पानी कैसे कर देगा, ठंडा कर देगा। सेम केस हमारे शरीर के साथ भी है। शरीर में ठंडक भी वाष्पीकरण के कारण से ही होती है। जब हम ज्यादा कसरत कर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं तो अंदर जो है वो तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण से क्या होगा, तापमान बढ़ने के कारण से हमारी जो बॉडी है वो एक निश्चित तापमान पर ही काम करती है। अगर वो ज्यादा तापमान हो जाएगा तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी ठीक से, तो हमारा शरीर क्या करता है, पसीना जनरेट करता है। पसीना क्या आ जाता है, हमारी स्किन पर आ जाता है, स्किन पूरी बॉडी पर जो है वो पसीना आ जाता है। पसीना आने के कारण से क्या हो जाएगा, जो बॉडी पे पसीना आएगा उसका वाष्पीकरण होगा, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। वो ऊर्जा में कमी को कौन दूर करेगा, अंदर जो पानी मौजूद है, हमारी बॉडी में 70% पानी है, वो पानी जो है वो उसको ऊष्मा देगा, जिसके कारण से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, तापमान जो है वो कम हो जाएगा और अंदर ठंडक मिल जाएगी। मतलब जितना आपको पसीना आएगा उतनी अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो ठंडक रहेगी आपको। गर्मी के दिनों में इसलिए पसीना आता है आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से आज, उस दिन तो परसों ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी बात, मेरे ख्याल से आज ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी बात और आपको समझ में आया होगा ऊर्जा का क्या खेल है ना। ऊर्जा में कमी आती, ऊर्जा हमेशा जो है वो दूसरी जगह, दोनों जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक उदाहरण में हर साल हर बैच को बताता हूँ ऊष्मा से जुड़ा हुआ, ऊर्जा से जुड़ा हुआ। एक आपने क्या करी, एक रॉड ली, एक यहाँ पर ऐसी पिलर लिया, उस पे एक रॉड लगा दी, लोहे की रॉड लगा दी, है ना, इसको फिक्स कर दिया, इस पर रख दी, उसको कस दिया अच्छे से कोई लोहे के स्टैंड पर, ऐसी लोहे की रॉड लगा दी। उस लोहे की रॉड पर आपने क्या करा, मोमबत्ती की सहायता से कील चिपका दी, मोमबत्ती की सहायता से कील चिपका दी। और इस वाले किनार पर क्या करा आपने, जलती हुई मोमबत्ती ली, जलती हुई मोमबत्ती को रॉड से चिपका के रख दिया। तो रॉड धीरे धीरे गर्म होगी, जहां पर मोमबत्ती वहां पर ज्यादा गर्म होगी, धीरे धीरे क्या होगा, वो जहां पर ज्यादा गर्म है वहां से धीरे धीरे पूरी रॉड धीरे धीरे गर्म हो रही होगी। आप देखते हो ना, अरे नॉर्मली अपन जब घर में किचन में काम कर रहे होते हैं तो देखते हैं मम्मी चम्मच अगर कढ़ाई में रखी हुई छोड़ देती है, हालांकि वो गैस से दूर होती है, लेकिन बर्तन के संपर्क में होती है तो वो चम्मच जो है वो गर्म हो जाती है, अगर आप छीओगे तो आप, लेकिन धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। सेम केस वहां रॉड के केस में भी होगा, अगर हम मोमबत्ती से उसको गर्म करते हैं, वो रॉड धीरे धीरे जो है वो गर्म हो रही होगी, मतलब यहाँ तापमान ज्यादा होगा, इसके बाद धीरे 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 तापमान जो है वो इस साइड आ रहा होगा। तो ऊष्मा हमेशा जो है वो अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ गति करती है। यह आप इसी के केस को ऊर्जा के केस में भी बोल सकते हो। ऊर्जा हमेशा जहां ज्यादा होती है वहां से कम ऊर्जा की तरफ हमेशा ही गति करती रहती है। सेम केस एक और उदाहरण लिया था मैंने, एसीटोन हाथ में डालने वाला, बहुत सारे बच्चों ने करके भी देखा होगा, नहीं करके देखा तो देखिएगा। नेल पॉलिश रिमूवर जैसे ही आप हाथ पे डालते हैं तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। उस केस में क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल या फिर एसीटोन या फिर जो आफ्टर शेव जेल होता है, वो अगर आप हाथ पे रखते हैं, या फिर सैनिटाइजर हो सकता है, सैनिटाइजर भी बिल्कुल इस पे काम कर सकता है। जैसे आप हाथ पे रखते हो उसको, तो वो हाथ पे उपस्थित नमी के संपर्क में जाता है। हमारे हाथ पर भी ऑलरेडी हमारी पूरी स्किन पर नमी मौजूद रहती है, पसीने के माध्यम से ही बोल सकते हो आप, तो वो नमी के संपर्क में जाता है। जैसे उस एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर का वाष्पीकरण होता है, वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो हवा में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्पीकरण होता है तो उसमें क्या आ जाता है, ऊर्जा में कमी आती है उसके। उस ऊर्जा की कमी को कौन दूर करता है, हमारे आसपास हथेली पर जो पानी है वो उस ऊष्मा को, कमी को दूर करता है और उसको पूरी करने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसका तो वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन हमारी नमी से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके कारण से हमको हथेली जो है वो ठंडी महसूस होती है, या ठंडा 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 हमको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस एसीटोन या फिर उस लिक्विड का जो आपने हाथ पे डाला उसका वाष्पीकरण हो गया, ऊर्जा में आई कमी को कौन ने दूर किया, हमारे हाथ पर उपस्थित नमी ने दूर किया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, हमारी हथेली ठंडी ठंडी महसूस होने लगेगी। तो आज मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी बात, अपन सभी सामने आ जाते हैं। और आज की क्लास जहां तक है, टाइम बचा है नहीं, टाइम आज के लिए खत्म हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं रखते हैं, अपन खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना।